Hello everyone. In today's lecture of basic psychological processes, we will discuss about the psychodynamic perspective of psychology. साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया था। सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और उन्होंने साइकेट्री के फील्ड में अपने पेशेंट को डील करते समय साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव को दिया था। यानी बेसिकली उनकी जो थ्योरी थी या उनका जो रिसर्च था साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव को लेकर वो उनके अपने पेशेंट से मिले हुए एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था। The psychodynamic perspective emphasizes unconscious psychological processes, for example, wishes and fear of which we are not fully aware, and content that childhood experience are crucial in shaping adult personality. तो जो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है वो मेनली हमारे अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी कि हमारे अचेतन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो, जैसे कि हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं या हमारे डर हैं जिनसे हम पूरे तरीके से अवेयर नहीं हैं। इन सारी चीजों की वजह से और दूसरा जो है वो हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस किस तरह के रहे हैं, उनका इफ़ेक्ट हमारे अडल्ट पर्सनैलिटी पर या फिर हमारे बिहेवियर के ऊपर पड़ता है कि बड़े होकर हमारी पर्सनैलिटी या हमारा बिहेवियर कैसा बनेगा। इन दोनों चीजों के ऊपर साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव का मेन फोकस रहता है। द साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव has evolved considerably since Sigmund Freud's time and now includes innovative new approaches such as object relation theory and neuropsychoanalysis. तो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव की स्टार्टिंग जैसा अभी मैंने बताया कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे बेसिकली, उन्होंने साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव को दिया था और अभी रिसेंटली इसमें और बहुत सारी न्यू अप्रोचेस को ऐड किया गया है, जैसे कि ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी है और न्यूरो साइको एनालिसिस है। इन दोनों को भी प्रेजेंट साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव में ऐड किया गया है। Some psychodynamic concepts have held up well to empirical scrutiny, while others have not. An aspect of the theory remain controversial, but the psychodynamic perspective continues to influence many different areas of contemporary psychology. तो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको एम्पिरिकली स्टडी किया जा सकता है या जो एम्पिरिकली प्रूव्ड हुए हैं। वही कुछ एक एस्पेक्ट ऐसे हैं जो आज के दिन भी कंट्रोवर्शियल हैं, यानी कि जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव अभी करंटली बहुत सारी दूसरे फील्ड हैं साइकोलॉजी के जिनके ऊपर इसका असर देखने को मिलता है, या साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के सभी दूसरे पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है। Psychodynamic theory, sometimes called psychoanalytic theory, explains personality in terms of unconscious psychological processes, for example, wishes and fear of which we are not fully aware, and contend that childhood experiences are crucial in shaping adult personality. तो साइकोडायनेमिक थ्योरी का दूसरा नाम साइकोएनालिटिक थ्योरी भी है, और साइकोडायनेमिक थ्योरी और साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी या उसके व्यक्तित्व को उसके अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी कि उसके अचेतन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा और उसके बचपन से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस, या हम कह सकते हैं कि उसके चाइल्डहुड में किस तरह के एक्सपीरियंस उस बच्चे को रहे, वो उसकी वयस्क अवस्था में उसकी पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर को एक शेप प्रदान करते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करती है साइकोडायनेमिक थ्योरी और साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। साइकोडायनेमिक थ्योरी मेनली, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि सिगमंड फ्रॉइड द्वारा उनके अपने पेशेंट के अनकॉन्शियस थॉट्स को एक्सप्लोर करने का एक नतीजा था। यानी उन्होंने अपने न्यूरोलॉजी के पेशेंट और साइकेट्रिक पेशेंट के अनकॉन्शियस थॉट्स को एक्सप्लोर किया,
उन्होंने साइकोडायनामिक अप्रोच का इस्तेमाल किया अपने पेशेंट के अचेतन मन तक पहुंचने के लिए और उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास को एक्सप्लोर करने के लिए कि बचपन में किस तरह के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहे हैं जिसकी वजह से उनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स फेस करने पड़ रहे हैं या उनके बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं। Sigmund Freud work has been extremely influential. Its impact extended far beyond psychology. Several years ago, Time magazine selected Freud as one of the most important thinkers of the 20th century. तो सिगमंड फ्रॉइड का जो वर्क था साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव को लेकर वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था और इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजी के अलावा दूसरे फील्ड पर भी पड़ा। उनके इस पर्सपेक्टिव का इम्पैक्ट और बहुत सारे दूसरे फील्ड में लोगों ने यूज किया और आज से बहुत साल पहले टाइम मैगजीन ने सिगमंड फ्रॉइड को 20th सेंचुरी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर के रूप में सेलेक्ट किया था। सिगमंड फ्रॉइड का काम सिर्फ इन्फ्लुएंशियल नहीं था बल्कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा, यानी काफी लोग उनके थॉट्स के, उनकी थ्योरीज के अगेंस्ट भी थे जो कि उनकी थ्योरीज को फॉलो नहीं करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं कोर अजम्पशंस ऑफ साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव की कि कौन-कौन सी कोर अजम्पशंस सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में रखे थे। तो पहला जो अजम्पशन है वो है प्राइमेसी ऑफ द अनकॉन्शियसनेस या प्राइमेसी ऑफ द अनकॉन्शियस। Psychodynamic theories contend that the majority of the psychological processes take place outside conscious awareness. तो जो साइकोडायनामिक थ्योरिस्ट हैं या जो साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं उन साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारे अंदर ज्यादातर मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हमारे चेतन अवेयरनेस से या हमारी चेतना से परे होती हैं, यानी जितनी भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारे अंदर अनकॉन्शियसली होती हैं या अचेतन रूप से होती हैं जिनसे हम जनरली अवेयर नहीं होते हैं। In psychoanalytic term, the activities of the mind or psyche are presumed to be largely unconscious. साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो हमारे माइंड की जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादातर अनकॉन्शियसली होती हैं जिनसे हम अवेयर नहीं होते हैं, यानी अचेतन रूप से हमारे अंदर होती हैं। रिसर्च कंफर्म दिस बेसिक premise of psychoanalysis. Many of our mental activities, memories, motives, feeling and the like are largely inaccessible to consciousness. अब बहुत सारे रिसर्च ने भी साइको एनालिसिस की जो बेसिक प्रीमाइस है उनको कंफर्म किया है। बहुत सारी रिसर्चेस में ये देखा गया है कि हमारी कई मानसिक क्रियाएं जैसे कि हमारी मेमोरी है यानी याद करने की क्षमता है, स्मृति जिसे हम कह सकते हैं, हमारे मोटिव्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, उनको कॉन्शियसनेस में हम बहुत ज्यादा असेस नहीं कर सकते हैं या चेतन रूप से हम बहुत ज्यादा असेस नहीं कर सकते हैं इन चीजों को। सेकंड जो अजम्पशन है वो है क्रिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ अर्ली एक्सपीरियंस। Psychodynamic theory is not alone in positing that early childhood events play a role in shaping personality, but the theory is unique in the degree to which it emphasizes these events as determinant of personality development and dynamics. साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के अलावा दूसरी चीज जिस पर फोकस करता है वो है हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति के चाइल्डहुड में एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं या ट्रोमेटिक रहे हैं उसका इफेक्ट उसकी पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर को शेप करने के ऊपर पड़ेगा। एंड थर्ड अजम्पशन है साइकिक कैजुअलिटी। तो जब हम साइकिक कैजुअलिटी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन के जितने भी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं या किसी भी व्यक्ति के जितने भी एक्सप्रेस्ड थॉट हैं, मोटिव हैं या उनके इमोशनल रिस्पॉन्स हैं या उनका एक्सप्रेस किया जाने वाला बिहेवियर है वो रेंडमली नहीं आता है।
उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, यानी उस पर्सन के अंदर कारण जरूर होता है कि वो उस वजह से कोई इमोशनल रिस्पॉन्स दे रहा है, या उसका एक मोटिव बन गया है, या उसकी अपनी एक सोच बन गई है। तो इसके पीछे का कोज जनरली बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी उसमें उसके जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और उस पर्सन के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से पर्सन एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है या रिस्पॉन्स करता है। तो ये थर्ड अजम्पशन है इस थ्योरी का। अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी कि साइकोडायनामिक थ्योरी का इवैल्यूएशन जब हुआ तो मेनली कौन-कौन सी चीजें इंक्लूड की सिगमंड फ्रॉइड ने इसके अंदर। तो फर्स्ट जो आता है वो है द टोपोग्राफिक मॉडल। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव और थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ने टोपोग्राफिक मॉडल दिया। 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया है कि जो सपने हमें आते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखने का क्या मतलब होता है। वो अगर ड्रीम्स में कोई पर्टिकुलर चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब हमारी कौन सी अनकॉन्शियस विश या कौन सी अनकॉन्शियस डिजायर हमारी है, जिसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर तरह के ड्रीम आ रहे हैं। तो इस तरीके से ड्रीम्स को इंटरप्रेट उन्होंने अपनी इस बुक में किया है। तो सबसे पहले इसी बुक में सिगमंड फ्रॉइड ने टोपोग्राफिक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि माइंड का टोपोग्राफिकल मॉडल है, जिसमें उन्होंने माइंड को 3 रीजन्स में डिवाइड करके बताया है। यानी उन्होंने बताया कि हमारी माइंड के 3 भाग होते हैं या 3 रीजन होते हैं, जिनको कि कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है। प्री कॉन्शियसनेस को सब कॉन्शियसनेस के नाम से भी जाना जाता है कई बार। तो अब हम इन्हीं की बात करेंगे। हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस तो सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी कि फ्रॉइड का ये मानना था कि हमारा जो माइंड है वो एक आइसबर्ग की तरह है, जिसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो छुपा हुआ रहता है। यहाँ ये डायग्राम आप देख सकते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाया गया है इस डायग्राम में। अगर आप देख पा रहे हैं, ये सिगमंड फ्रॉइड ने एक आइसबर्ग की तरह हमारे माइंड को माना है और उन्होंने इसके अंदर कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, माइंड के इन तीनों रीजंस को लिया है। इसके अलावा हमारी पर्सनैलिटी जिन 3 चीजों से मिलकर बनती है, इट, ईगो एंड सुपर ईगो, इन तीनों के कंपोनेंट को भी लिया है। तो पहले हम ओनली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। इस आइसबर्ग के अकॉर्डिंग हमारे माइंड का ज्यादातर हिस्सा जो है वो अनकॉन्शियसनेस में रहता है, यानी अनकॉन्शियसनेस छुपा हुआ हिस्सा रहता है। फिर प्री कॉन्शियसनेस जो है वो भी मोस्टली हिडन रहता है, लेकिन कुछ एक एफर्ट अगर हम करते हैं तो उसके बाद चीजें कॉन्शियसनेस में आ जाती हैं। सबसे कम हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, पानी से ऊपर का हिस्सा, वो कॉन्शियसनेस कहलाता है। यानी कॉन्शियसनेस या चेतना बहुत ही कम लेवल की हमारे माइंड के अंदर होती है। कॉन्शियसनेस, जिसको अवेयरनेस के नाम से भी जाना जाता है, वो सरफेस के ऊपर तैरता रहता है या विजिबल पार्ट होता है आइसबर्ग का, या हम कह सकते हैं हमारे माइंड का विजिबल पार्ट होता है। यानी हमारे आसपास की जितनी चीजों से हम अवेयर हैं, जिन चीजों का हमें पता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो सब चीजें हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर आती हैं या चेतन मन के अंदर आती हैं। दूसरा है प्री कॉन्शियसनेस, जो कि शैलोली सबमर्ज्ड होता है, यानी कि मोस्टली हिस्सा उसका हिडन रहता है, लेकिन कुछ एक एफर्ट करने के बाद हम चीजों से अवेयर हो जाते हैं। एफर्ट करके हम अवेयरनेस ला सकते हैं। तो माइंड के इस रीजन को प्री कॉन्शियसनेस या सब कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है अनकॉन्शियसनेस, जो कि सबसे ज्यादा लार्ज हिस्सा है हमारे माइंड का, जो कि
आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो कि मोस्टली पानी में डूबा रहता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और अनकॉन्शियसनेस या अचेतन मन के अंदर हमारी ज्यादातर विचार, फीलिंग्स या ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो वो चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती हैं, या हमारे माइंड के द्वारा रिप्रेस कर दी जाती हैं, जिससे कि हमें स्ट्रेस कम से कम हो। सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस भी डेवलप की थी। साइको एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से पीड़ित पेशेंट के लिए जनरली यूज की जाती थी। साइको एनालिसिस का यूज करके सिगमंड फ्रॉइड ने अपने पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और आज भी साइको एनालिसिस का यूज साइकेट्री के फील्ड में या साइकोलॉजी में काफी ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा टोपोग्राफिकल मॉडल के अलावा सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में बताया था कि पर्सनैलिटी 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि इट में ज्यादातर अनकॉन्शियस साइकिक एनर्जी रहती है। इड जो है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी कि इमीडिएटली प्लेजर चाहता है। ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इड की प्रधानता होती है, इड उनमें ज्यादा पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा है, उसको जो चाहिए या अ, उसको अगर किसी चीज की इच्छा है, तो वो उस चीज को पाने के लिए कुछ भी करता है। वो लड़ता है, झगड़ता है, वो दूसरों के घर से भी चीजें उठाकर ले आता है, क्योंकि वहां उसको प्लेजर मिल रहा है उस चीज से। इट डजंट मैटर वो उसकी है या नहीं है, अगर उसको वो चाहिए तो वो उसको पाने की पूरी कोशिश करता है। तो इट इस तरीके से प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरा आता है ईगो। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अर्ली चाइल्डहुड में ईगो का डेवलपमेंट बच्चे में हो जाता है। उससे पहले अर्ली चाइल्डहुड से पहले बच्चे में इड ही रहता है। इसीलिए बच्चों का बिहेवियर आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा रिजिड रहते हैं, बच्चे जिद्दी होते हैं। और जैसे ही उनमें अर्ली चाइल्डहुड में ईगो का डेवलपमेंट होता है, तो बच्चा रियलिटी को समझने लग जाता है। बच्चा ये समझने लग जाता है कि सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर चीज वो नहीं कर सकता है। अ, अगर वो एक पर्टिकुलर बिहेव करेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा, या वो एक पर्टिकुलर एक्ट करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब चीजें बच्चा समझने लग जाता है ईगो डेवलप होने के बाद। ईगो कॉन्शियसनेस और प्री कॉन्शियसनेस लेवल पर काम करती है। वही सुपर ईगो जो है वो एक तीसरा स्ट्रक्चर है जो कि बच्चे में 4 और 5 साल की एज में ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जैसे 4-5 साल की एज तक पहुंचता है तो बच्चे में सुपर ईगो डेवलप होना धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाता है। सुपर ईगो की वजह से बच्चे में मोरल वैल्यूज डेवलप होती हैं। बच्चा सोसाइटी को समझता है, पेरेंट्स की दी हुई वैल्यूज को समझता है। सुपर ईगो हमारी कॉन्शियसनेस या हमारी चेतना की आवाज होती है, जो कि हमारे प्री कॉन्शियस लेवल की अवेयरनेस के ऊपर ज्यादातर काम करती है। हमारी पर्सनैलिटी इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों का एक कॉम्बिनेशन होती है, और ईगो इड और सुपर ईगो के बीच में एक पुल का काम करती है, यानी इड को और सुपर ईगो को जोड़ने का काम करती है ईगो हमारे अंदर। इसके अलावा यहाँ लिबिडो की बात सिगमंड फ्रॉइड ने की है। पीपल आल्सो पोजेस एंड आर ड्राइवन बाय अ साइकोलॉजिकल एनर्जी कॉल्ड द लिबिडो। तो सिगमंड फ्रॉइड ने लिबिडो को एक साइकिक एनर्जी या साइकोलॉजिकल एनर्जी माना है, जिससे कि हम जितने भी एक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे वो इमोशनल रिस्पॉन्स है या फिर साइकोलॉजिकल थिंकिंग, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारा, या फिर हमारा पर्टिकुलर रिस्पॉन्स या बिहेवियर है किसी चीज के लिए, उन सब के लिए कहीं ना कहीं लिबिडो यानी ये साइकोलॉजिकल एनर्जी जिम्मेदार होती है, और वो हमें एक पर्टिकुलर बिहेव करने के लिए
ड्राइव करती है, हमारे अंदर ड्राइव को उत्पन्न करती है लिबिडो। इसके बाद सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ पर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई थी साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव के अंदर। इसमें मेनली सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी, इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। अब ये यहाँ पर इन्होंने स्टेजेस बताई हैं, डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं, जिनको कि साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। यहाँ फेलिक स्टेज आएगी, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी एंड जेनाइटल स्टेज। तो हम ब्रीफ में बात करते हैं। ओरल स्टेज सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग बच्चे के जन्म से लेकर 18 महीने तक होती है, और इसमें क्या-क्या बच्चा सीखता है? मूविंग फ्रॉम इन्फेंटाइल डिपेंडेंसी टुवर्ड ऑटोनॉमी। तो बच्चा इसमें इन्फेंटाइल डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, यानी बच्चा धीरे-धीरे अपने टास्क जो है वो धीरे-धीरे बच्चा सीखने लग जाता है। बच्चे में फाइन मोटर डेवलपमेंट होने लग जाता है। बच्चे में डिपेंडेंसी डेवलप होती है ओरल स्टेज में। दूसरा है एनल स्टेज, 18 महीने से 36 महीने तक होती है। ओरल स्टेज में बच्चे का जो प्लेज़र का ऑर्गन है, वो माउथ को माना गया है, यानी बच्चा अपने माउथ से प्लेज़र पाने की कोशिश करता है। जैसा अभी हमने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। हमने बात की थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड से पहले के बच्चे, उनमें इड की प्रधानता होती है, प्लेज़र प्रिंसिपल पर इड काम करता है। तो यहाँ पर माउथ जो है, वो प्लेज़र ऑर्गन होता है। दूसरा एनल स्टेज है, 18 से 36 महीने में होती है। यहाँ पर बच्चा अम, अपनी खुद की बॉडी पर कंट्रोल पाना सीखता है, अपने इम्पल्सिस पर कंट्रोल पाना सीखता है, और दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करना सीखता है। और इस स्टेज में बच्चे में ऑब्सेसिवनेस जनरली पर्सनैलिटी ट्रेट के रूप में डेवलप होती हुई देखी जाती है। एनल स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। एनल स्टेज में नॉर्मली बच्चा जो है सॉरी एनल स्टेज में बच्चे को अगर टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी जाती है, तो बच्चे में नॉर्मली रिजिडनेस और भी बहुत सारी तरह की बिहेवियरल डिस्फंक्शन बच्चे में आगे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है फेलिक स्टेज, 5 से 6 साल तक होती है। अब फेलिक स्टेज में बच्चा मास्टरिंग कॉम्पिटिटिव अर्जेस एंड एक्वायरिंग जेंडर रोल रिलेटेड बिहेवियर। फेलिक स्टेज में बच्चा जेंडर रोल्स को समझने लग जाता है, जेंडर रोल्स से रिलेटेड बिहेवियर करने लग जाता है। और इस स्टेज में बच्चे में कॉम्पिटिटिवनेस पर्सनैलिटी ट्रेट के रूप में उत्पन्न होती है। फेलिक स्टेज में बच्चे में इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। ये एक यहाँ पर बच्चे में क्योंकि सुपर ईगो डेवलपमेंट हो रहा होता है, बच्चे में उस टाइम पर कंप्लीटली सुपर ईगो डेवलप नहीं हुआ होता है, ईगो भी कहीं न कहीं डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो बच्चे में ये कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। इडिपस कॉम्प्लेक्स नॉर्मली बॉयज़ में पाया जाता है। यहाँ इडिपस कॉम्प्लेक्स के वजह से जो लड़के होते हैं, वो अपनी मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, और कहीं न कहीं फादर को राइवल मानने लग जाते हैं, और मदर पर अपना ज़्यादा अधिकार समझते हैं। वहीं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सेम इसी तरीके से गर्ल्स में देखा जाता है, और वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करती हैं, और अपनी मदर को अपना मदर के साथ राइवलरी फ़ील करती हैं वो, और फादर पर अपना ज़्यादा अधिकार समझती हैं। लेकिन जैसे-जैसे उनमें ईगो, सुपर ईगो डेवलप होता है, तो बच्चा ये समझने लग जाता है कि दे आर माय पेरेंट्स, और धीरे-धीरे बच्चे में
ईगो और सुपर ईगो डेवलप होने के साथ साथ ये दोनों कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है लेटेंसी स्टेज। ये 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक होता है, यानी कि एडोलेसेंट एज तक होता है। इसमें बच्चा प्रोडक्टिव वर्क करने लग जाता है, रिवार्डिंग टास्क करने लग जाता है, बच्चा समझने लग जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज या टास्क करने पर उसको रिवॉर्ड मिलेगा, किस तरह की टास्क और एक्टिविटीज करने पर उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ बच्चे में ईगो और सुपर ईगो दोनों ही बच्चे में डेवलप हो चुकी होती हैं। नेक्स्ट है जेनाइटल स्टेज। एडोलेसेंट एज से बाद की जो स्टेज होती है उसको जेनाइटल स्टेज बोलते हैं। सेक्सुअली मैच्योर हो चुके होते हैं और यहाँ पर बच्चा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है और आगे अपनी फैमिली को बढ़ाने की सोचता है, अपने कैरियर में कहीं न कहीं वो सेटल हो चुका होता है, अपनी फैमिली वो बना चुका होता है इस एज तक। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म भी अपने साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव में बताए हैं। डिफेंस मैकेनिज्म एक तरह के ऐसे मैकेनिज्म है कि जब भी हमारी ईगो को किसी तरह का स्ट्रेस होता है तो ईगो को सेव करने के लिए हमारा माइंड कुछ तरह की डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, जिससे कि हमारी ईगो के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना हो और हमारे अंदर स्ट्रेस ज्यादा ना आए। तो यहाँ पर कुछ एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिनकी हम बात करेंगे। इनको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ईगो को सेव करने के लिए इन मैकेनिज्म का यूज हमारा माइंड करता है। फर्स्ट है रिप्रेशन, मूविंग अपसेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू द अनकॉन्शियसनेस। यानी कि किसी भी अपसेट करने वाली या स्ट्रेस देने वाली इंफॉर्मेशन को अचेतन मन से चेतन मन से अचेतन मन में ले जाना, कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस में रिप्रेस कर देना, दबा देना। एग्जाम्पल इसका है एग्रेसिव फीलिंग टुवर्ड अ सिबलिंग। जैसे कि अपने खुद के ही सिबलिंग में अगर एग्रेसिव फीलिंग है उनकी तरफ तो उनको दबा देना। दूसरा है डिनायल, फेलिंग टू अप्रिशिएट द नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ एन इवेंट और एक्सपीरियंस। डिनायल का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी इवेंट और एक्सपीरियंस की नेगेटिव इम्प्लीकेशन को अप्रिशिएट नहीं कर पाना। अगर कोई भी पर्सन किसी भी इवेंट या एक्सपीरियंस के नेगेटिव इम्प्लीकेशन को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, वो डिनाई कर देता है कंप्लीटली, तो उसको डिनायल कहा जाता है। इसका एग्जांपल है डिसमिसिंग ए पोटेंशियली सीरियस फिजिकल सिम्पटम एज बीइंग अनइम्पोर्टेंट। यानी कि कोई भी सीरियस फिजिकल सिम्पटम है और उसको कंप्लीटली आपको किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम महसूस हो रही है, लेकिन आप उस पर जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे हैं या जानबूझकर उसको डिनाई कर रहे हैं आप, तो वो डिनायल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग आउटवर्डली द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वन इज फीलिंग इनवर्डली। यानी अंदर से आप जो महसूस कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट एक्सप्रेस करना। आप अंदर से फील कुछ कर रहे हैं लेकिन आप बता कुछ हो रहे हैं। इसका एग्जांपल है व्हेन अ यंग बॉय फील्स अफेक्शन फॉर अ यंग गर्ल बट रिस्पोंड बाय मेकिंग फन ऑफ हर। यानी एक लड़का है, एडोलेसेंट लड़का है कोई, और उसको अगर एक लड़की की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है लेकिन वो रिएक्ट बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, यानी वो उसकी इंसल्ट कर रहा है दूसरे लोगों के सामने, तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अपने नेगेटिव इमोशन को कम रिस्की जगह पर निकालना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक पेरेंट ने मान लो एक बच्चे के ऊपर अपना गुस्सा निकाल दिया, तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर तो गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो जहां उसको कम रिस्की लगेगा वहां वो अपना गुस्सा निकाल देगा, जो उसको पेरेंट्स के गुस्से की वजह से उसको जो गुस्सा आ रहा था उसको वो अपने छोटे भाई बहन पर या फिर किसी अपने फ्रेंड के ऊपर निकाल सकता है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन, मेकिंग एक्सक्यूज फॉर एंगेजिंग इन अनएक्सेप्टेबल एक्ट्स। अनएक्सेप्टेबल काम कोई व्यक्ति कर रहा है और उसके लिए वो एक्सक्यूज बना रहा है।
तो उसको रेशनलाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका, जस्टिफाइंग चीटिंग ऑन योर टैक्सेस बाय कन्विंसिंग योरसेल्फ दैट एवरीवन डज इट। जैसे कि आप मान लो टैक्स नहीं पे कर रहे हो, टैक्स नहीं भर रहे हो आप, और आप उसका रीजन क्या देते हो? आप बोलते हो कि हर कोई ऐसे करता है, कोई टैक्स कोई नहीं देता है। तो ये एक रेशनलाइजेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, एक्सप्रेसिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इन अ वे दैट एक्चुअली ब्रिंग रिवार्ड रेदर देन पनिशमेंट। अपनी खुद की अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को इस तरह से एक्सप्रेस करना जो कि आपको रिवॉर्ड देती हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए रिवॉर्ड लेकर आती हैं पनिशमेंट की जगह। एग्जाम्पल है अनलीशिंग पेंट अप एग्रेशन बाय प्लेइंग फील्ड हॉकी और फुटबॉल। जैसे कि आप में गुस्सा है किसी की तरफ और आप अपना गुस्सा जो है वो किसी एक्टिविटी के थ्रू निकाल रहे हैं, जैसे हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं आप, तो वो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ पर आपका साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।